आज हमने पढ़ना है कैश बुक के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कम से कम 3 से 5 ऑब्जेक्टिव टाइप आपके बनने ही बनने हैं और पेपर में कम से कम 2 के चांसेस तो और है ही है, समझो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि आएगा क्या और कैसे इसको हमने मेंटेन करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सा होगा, लेकिन उसके अंदर एक लॉजिक होगा। क्या होगा उसके अंदर? एक लॉजिक से ही हमने इसका कंसेप्ट निकालना और उसका आंसर देना है। वहां पे एक छोटी सी गलती, दैट मींस कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप गलत हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने आज बात करनी है कैश बुक की। फर्स्ट जब हमने जर्नल पढ़ा था तो जर्नल को हमने क्या बोला था? जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और सेकंड नाम दिया था इसका मैंने प्राइमरी एंट्री। ये ऑब्जेक्टिव टाइप बना के रखा हुआ हमने। किसका बनाया था हमने? जर्नल का। ये बेस कहता था। अब जो कैश बुक है, इट इज ए पार्ट ऑफ लेजर। कैश बुक क्या हमारी? पार्ट ऑफ लेजर। तो हमने क्या बोला? इट इज ए पार्ट ऑफ लेजर, और इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल बुक। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल बुक। एक ऑब्जेक्टिव टाइप तो यहां पे तैयार हो गया कि जो कैश बुक है वो हमारी क्या है? प्रिंसिपल बुक। राइट। दूसरी बात, ये कैश बुक जो है ये स्पेशल पर्पस बुक बनाई जाती है। इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेशल पर्पस बुक। और तीसरा स्पेशल जर्नल बुक। फोर्थ, इट इज ए सब्सिडरी बुक। इसको हम सब्सिडरी बुक भी बोलते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है कि कैश बुक जो है क्या सब्सिडरी बुक है या प्रिंसिपल बुक। तो मैंने क्या बताया कि ये प्रिंसिपल बुक भी है और हमारी सब्सिडरी बुक भी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्या बन गया? बोथ। क्या आंसर बन गया इसका? बोथ। एक ऑब्जेक्टिव टाइप और बन गया कि जो कैश बुक है वो क्या हमारी प्रिंसिपल बुक एज वेल एज सब्सिडरी बुक्स। बन गया इसका क्या? कहता है यहां पे मैंने लिख दिया था क्वेश्चन कि सब्सिडरी बुक और प्रिंसिपल बुक, तो आपने इसका आंसर देना है बोथ। ठीक है, रेडी हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप। फिर ये कहता है जो स्पेशल पर्पस बुक और स्पेशल जर्नल बुक और सब्सिडरी बुक में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हमने लिखे, एक तो बन गया हमारी कैश बुक, दूसरी हमने लिखी परचेज बुक, तीसरी हमने लिखी सेल्स बुक, चौथी हमने लिखा परचेज रिटर्न बुक, और पांचवी लिखा हमने सेल्स रिटर्न बुक, और ये लास्ट में मैंने लिखा जर्नल प्रॉपर। दैट मीन्स कि जो इनमें नहीं आती ट्रांजेक्शंस वो कहां चले जाती है? जर्नल प्रॉपर बुक में। कहां चले जाएगी वो? जर्नल प्रॉपर बुक में। फिर यहां पे इसने बोला था कि जर्नल प्रॉपर बुक में आ गई ये सारी ट्रांजैक्शन। फिर इसने बोला था कि जो कैश बुक होती क्या है। सबसे मेन क्वेश्चन तो अब यहां पे आ रहे हैं, जहां से हमने शुरू करना है कि कैश बुक होती क्या है। कैश बुक मींस रिकॉर्डेड दोज ट्रांजैक्शन व्हिच हैव इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड बैंक। मींस जो हमें कैश या चेक की फॉर्म में हमें मिले तो वो हमने रिकॉर्डेड करनी होती है। तो ये कैश बुक में 2 कॉलम बनते हैं, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। ठीक है, कैश वाली ट्रांजैक्शन कैश में लिखी जाती है और जो बैंक वाली ट्रांजैक्शन है वो बैंक में लिखी जाती है। फिर कुछ बच्चों ने बोला कि यहां पे वो कौन सी ट्रांजैक्शन हुई हो, यहां पे ना कैश में लिखी जाएंगी ना बैंक में। सपोज करो चेक आपको मिला लेकिन आपने उस दिन बैंक में जमा नहीं करवाया, क्या उसको लिखना है कि नहीं लिखना है? ना आपने उसको कैश बुक में लिखना है, ना उसने आपने कैश कॉलम में लिखना, ना आपने बैंक कॉलम में लिखना। आपने उस ट्रांजैक्शन को तब लिखना है जब वो एंट्री होगी। जैसे चेक आपने बैंक में जमा करवाया तब आपने लिखना है। ऐसे उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती थी? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू XYZ, जिसका चेक मिला था। लेकिन जिस दिन हम चेक जमा करवाते हैं तब हम लिखते हैं चेक इन हैंड। वहां पे क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। उस जर्नल में जो हम लेजर बनाएंगे वहां पे क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। अब जो कैश बुक है ये 2 तरह की होती है। सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें हमने ओनली कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? कैश की। इसमें ना क्रेडिट की ट्रांजैक्शन आएगी ना कोई और ट्रांजैक्शन आएगी, सिर्फ ओनली कैश ट्रांजैक्शन। इसमें सिर्फ
कैश का ही कॉलम बनता है। कौन सा कॉलम बनता है? कैश का। दूसरी बात, यहां पे जब कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होता। जब तक आपके पैसे हैं तो आप दे सकते हो, जब आपके पास पैसे नहीं हो तो आप नहीं दे सकते। तो इसलिए यहां पे क्रेडिट बैलेंस नहीं आता। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है इसका कि क्या कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपने लिखना है नहीं, इसका क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होता। क्लियर? फिर इसके बाद यहां पे आ गया सिंगल कॉलम, फिर आगे हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक। कौन सी आ गई हमारे पास? डबल कॉलम कैश बुक। जब डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं तो यहां पे दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैश का कॉलम बनाते हैं और दूसरा बैंक का। डेबिट साइड में भी कैश और बैंक का कॉलम बनाया जाता है, इसी तरह क्रेडिट साइड में भी कैश और बैंक का कॉलम बनाया जाता है। कैश की जो ट्रांजैक्शन होगी रिसिप्ट साइड में वो कैश में लिखी जाएंगी और बैंक की जो ट्रांजैक्शन होगी वो बैंक में। अगर हम बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, जहां हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो रिसिप्ट जो भी होगी वो कहां जाएगी? बैंक में। अगर हम पेमेंट करते हैं कैश वाली तो कैश के कॉलम में से जाएगी, अगर हम थ्रू चेक करते हैं तो बैंक के कॉलम में से। ठीक है? जब हमने कैश बुक बनाई, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट सेपरेट नहीं बनाते। कैश बुक और बैंक अकाउंट सेपरेट नहीं बनाते। मैंने क्या लिखा? इफ कैश बुक इज प्रिपेयर्ड विद कैश एंड बैंक कॉलम, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर नॉट ओपन इन द लेजर। मींस लेजर में इसको अकाउंट सेपरेट नहीं बनाते, एक ही में कॉलम आ जाता है। ठीक है? कैश बुक कितनी तरह की बताई मैंने? दो तरह की, एक सिंगल कॉलम और एक डबल कॉलम। सिंगल कॉलम में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। क्रेडिट की ट्रांजैक्शन यहां पे नहीं लिखी जाती, बैंक की ट्रांजैक्शन यहां पे नहीं लिखी जाती। किसकी लिखी जाएगी? सिर्फ कैश की। जब डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे, इसमें हमने कैश की ट्रांजैक्शन भी लिखनी है और बैंक की भी ट्रांजैक्शन लिखनी है। रिसिप्ट होगा तो डेबिट साइड में, पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले हमने ये ऑब्जेक्टिव टाइप की भी तैयारी की, तो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप तो यहां में बन रहे थे। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप बना कि जो जर्नल है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री थी और प्राइमरी एंट्री, पहला बन गया। दूसरा बना जो कैश बुक है, इट इज अ पार्ट ऑफ लेजर, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक। थर्ड हमारा बन गया, हमारे पास क्या ये सब्सिडी बुक है, तो हमने क्या लिखा था? कैश बुक इज ए स्पेशल पर्पस बुक, स्पेशल जर्नल बुक और सब्सिडरी बुक। तो दैट मींस ये हमारा आंसर क्या था इसका? बोथ। क्या आंसर था इसका? बोथ। और मैंने क्या बोला था इसका? इफ कैश बुक, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम ओपन, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर नॉट ओपन इन द लेजर। ये भी हमारा बन गया। और लास्ट मैंने बोला था कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो हमें जब कैश और बैंक कॉलम बनाया होता है तब हमें फैसिलिटीज होती है। बैंक क्रेडिट हो जाता है लेकिन कैश क्रेडिट नहीं होता। मींस जितने हमारे पास पैसे हैं उतनी ही हम पैसे दे सकते हैं, इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। लेकिन बैंक में हमारे पास रिसिप्ट कम है और पेमेंट ज्यादा है, तो हम वहां पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज ले सकते हैं। वहां पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिल सकती है, लेकिन कैश में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठीक है? तो ये था सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट। दूसरी बात, जो कैश है, कैश ट्रेडिशनल फॉर्म में जब आती है तो ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या होता है? ये हमारे पास रियल एसेट्स, ये टेंजिबल एसेट्स होती है हमारी। कैश इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो हमारे पास इसको क्या लिखते हैं? रियल अकाउंट। कौन सी फॉर्म में? ट्रेडिशनल में। और मॉडर्न अप्रोच में हम क्या लिखते थे इसको? एसेट्स। क्योंकि वहां पे 5 चीजें बताई थी, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम और कैपिटल। तो वो हमारी क्या थी? एसेट्स। और ट्रेडिशनल फॉर्म में क्या थी हमारी? रियल अकाउंट। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है कि कैश ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जहां पर्सनल अकाउंट। तो आपने इसको क्या नाम देना? ऑब्जेक्टिव टाइप। और मॉडर्न अप्रोच में पूछा जाए तो हमारा क्या बनता है? ये एसेट्स अकाउंट। क्लियर? ये था हमारा सबसे पहले कैश बुक का बेसिक कंसेप्ट।
कैश बुक का बेसिक कंसेप्ट। जब हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लो इसका। ये वाला कॉलम डेबिट साइड में डेट का होता है। कौन सा कॉलम होता है? डेट का। यहां पे पर्टिकुलर्स, जनरल वॉल्यू आर, ठीक है, और यहां पे अमाउंट का कॉलम। और इसी तरह यहां पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल वॉल्यू और अमाउंट, और यहां पे क्रेडिट साइड। ये कौन सा कॉलम बन गया हमारे पास? बन गई सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक का दूसरा नाम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल कैश बुक। ठीक है, कोई पूछेगा कि सिंगल कॉलम कैश बुक का दूसरा नाम क्या है, तो क्या नाम देना है? सिंपल कैश बुक। फिर हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाए, तो यहां पे डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट ऐसे बनेगा। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यू या जेएफ जिस पर हम लिखते हैं, फिर यहां पे आ गया हमारे पास कैश, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास? बैंक। और इसी के बाद सेम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यू और कैश और बैंक। डेबिट साइड में हमेशा 2 और क्रेडिट साइड में हमेशा बाय। यहां पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज हो सकती है, लेकिन यहां पे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज नहीं होती। सिंगल कॉलम कैश बुक में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज नहीं होती कि कैश आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, ये याद रखना आपने। यहां पे मैंने लिखा कैश बुक नॉट हैव ए क्रेडिट बैलेंस। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आती है, वो आती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें दोनों अकाउंट को इफेक्ट करता है, जिसमें दोनों अकाउंट इफेक्ट करते हैं। कौन से भाई दोनों अकाउंट? कैश और बैंक। कौन कौन से अकाउंट बोला मैंने? कैश एंड बैंक। तो यहां पे क्या हो गया? कॉन्ट्रा एंट्री मींस इफेक्ट क्या करेगा इसका? कैश और दूसरा बैंक। हमें कैसे पता चलेगा अभी कौन सी एंट्री हमने डेबिट में लिखनी है और कौन सी एंट्री हमने क्रेडिट में लिखनी है? अब यहां पे इसके बारे में बात आ गई। तो कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है? जैसे यहां पे लिखा मैंने कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मीनिंग क्या हो गया कि पैसा जो था वो बैंक में जमा करवाया। हमसे पैसा जा रहा है कहां जा रहा है? बैंक में। मींस बैंक हमारे पास डेबिट आ गया और कैश हमारे पास क्रेडिट आ गया। यहां पे बैंक भी है और यहां पे कैश भी। तो क्या सिखाया था कि कैश का बैलेंस कौन सी साइड में है? ये क्रेडिट साइड। तो हमने कौन सी साइड लिखना है? क्रेडिट में। रिवर्स ऑर्डर सीखा था आपने। आपने क्या सिखाया था कि जो कैश है वो क्रेडिट है तो कहां चला जाएगा? डेबिट में। और जो बैंक डेबिट है तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। ये मैंने आपको लेजर पोस्टिंग सिखाई थी। ठीक है, मैंने आपको लेजर पोस्टिंग क्या सिखाई थी कि अगर वो डेबिट है तो कहां चला जाएगा? अगर वो क्रेडिट है तो कहां चला जाएगा? जैसे यहां पे बैंक है तो बैंक कहां पे है? डेबिट में। तो हमने कहां लिखना है? क्रेडिट में। तो यहां पे मैंने लिखा सपोज करो बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कहां लिखनी है हमने? कैश में। अमाउंट कहां लिखनी है हमने? कैश में। मींस उसके ऑपोजिट टर्म्स के नाम। जिसकी हमने लेजर बनानी होती है उसका नाम अंदर नहीं आता। जिसकी लेजर हमने बनानी उसकी अमाउंट तो प्रॉपर वे में आ जाएगी, लेकिन उसका नाम अंदर नहीं आता। अब यहां पे बैंक था, सपोज करो यहां पे था 1000, तो अमाउंट कहां पे आएगा? कैश के कॉलम में। अमाउंट कहां पे आएगा? और यहां पे जब डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट लिखा तो अमाउंट कहां पे आएगा? बैंक के कॉलम में।
याद रहेगा? अमाउंट किसके कॉलम में आएगा? कैश वाला लिखा तो बैंक के कॉलम में, जब बैंक लिखा तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बना के और क्वेश्चन करवाने लगा हूं, तो ध्यान रखना कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करनी है पेपर के टाइम। अब हमने इसके लिए डबल कॉलम कैश बुक बना दिया। यहां पे डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यू, कैश, बैंक, यहां पे रुपीस का सिंबल, यहां पे भी रुपीस का सिंबल, फिर यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यू, कैश और बैंक। हमेशा डेबिट साइड में 2 लिखना होता है और क्रेडिट साइड में हमेशा बाय लिखना होता है। अब जैसे यहां पे एक ट्रांजैक्शन पास करके देखते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहां पे जाएगी। कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे वो देखना है। जैसे यहां पे बोला उसने बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 10,000 एंड बैंक रुपीज 40,000। जब बिजनेस शुरू किया तब हमारे पास कैश कितना था? 10,000 और बैंक कितना था? 40,000। आपने कहा यहां पे क्या लिखना है? सपोज करो जैन 1, यहां पे डेट दे देता हूं जैन 1, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? टू कैपिटल अकाउंट, कैश में हमारे पास बैलेंस आएगा 10,000 और बैंक में आ गया 40,000, राइट। अब इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं। अब जैसे इसने बोला जैन 2 रेंट पेड रुपीज 1,000, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हमने रेंट पे किया, हमसे पैसे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कैश में से, तो हमने यहां पे क्या लिखना था? बाय रेंट अकाउंट। और हमने ट्रांजैक्शन कहां से पास करनी है? कैश में से। अगर कुछ भी ना लिखा हो दैट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन किसकी होगी? कैश की। इसी तरह जैन 4 सैलरी पेड बाय चेक रुपीज 3,000, डेट जैन 4, आपने सैलरी पे की तो यहां पे क्या आएगा? बाय सैलरी। जब मैंने यहां पे लिखा चेक, दैट मीन्स कि पैसे कहां से निकलेंगे? चेक से। दैट मीन्स कि बैंक से निकलेंगे, तो हमने बैंक में 3,000। अगर यहां पे लिखा होगा जैन 5 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स रुपीज 4,000 एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। अब ये चेक बोला कि चेक आपको मिस्टर एक्स से मिला और आपने बैंक में उसी दिन जमा करवा दिया, तब आपने ये ट्रांजैक्शन पास करनी है। तब आपने ये ट्रांजैक्शन पास करनी है। जैसे यहां पे लिखा जैन 5 टू मिस्टर एक्स, चेक कितने का था? 4,000, तो बैंक में कितना लिखोगे आप? 4,000। अगर यहां पे जैन 7 चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जेड रुपीज 5,000 और कुछ नहीं बोला, इसने चेक जमा करवाया? जहां नहीं, तब आपने ये एंट्री पास नहीं करनी। लेकिन जैन 10 को कह रहा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या बोला उसने? जैन 10 को जो चेक मिला था मींस चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जेड, जो जेड से हमें चेक मिला था वो अब हमने बैंक में जमा करवा दिया है। तब आपने डेट कौन सी डालनी? सबसे पहले 10। ये वाली तो एंट्री नहीं डाली आपने, लेकिन ये वाली एंट्री डालनी है। और यहां पे मिस्टर एक्स जेड था ना, तो आपने लिखना था टू चेक इन हैंड और ब्रैकेट में लिख देना आपने लिए मिस्टर जेड का चेक। और कहां लिखोगे आप? बैंक में। यहां पे पर्टिकुलर डेट कौन सी आ गई? 10, जिस डेट को चेक जमा करवाया। अगर आपके पास चेक आ गया दैट मींस कि आपने अपने पॉकेट में डाल दिया,
तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं किया, बैंक में कोई अकाउंट इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जिस दिन जमा करवाओगे उस दिन आपका बैंक इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब इसके बाद इसने बोला Jan 14। अब हमारे पास काउंटर एंट्री कैसे बनेगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 2000। कहता है कि कैश कहां जमा करवाई, बैंक में, मींस कैश डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज का मीनिंग क्या हो गया, पेमेंट हो गया। हमने कौन सी डेट दी है, 14, बाय बैंक अकाउंट। जब पैसे जा रहे हैं तो कहां से जा रहे हैं, कैश में से, तो कैश क्या करेगी, डिक्रीज। कैश के कॉलम में अमाउंट आएगा, नाम किसका आएगा, नाम रिवर्स में चलेगा। और इसी तरह और ब्रैकेट में हम यहां पे लिखते हैं कॉन्ट्रा। सी का साइन क्या होता है, कॉन्ट्रा। और यहां पे 14 टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा, और बैंक में अमाउंट कितना आ गया, 2000। जब मैंने यहां पे कैश लिखा तो अमाउंट कहां लिखी मैंने, जब मैंने यहां पे बैंक लिखा तो अमाउंट कहां लिखी, क्यों कैश में लिखी, क्योंकि पैसा हमसे जा रहा था। तो सबसे पहले हमने देखना था कि पैसा जा रहा है, तो कैश में अमाउंट डाल दो और उसके अपोजिट पार्टी का नाम लिख दो। जनरल करने की जरूरत नहीं। और शिफ्ट आती है तो डेबिट में, पेमेंट आती है तो क्रेडिट में। तो पैसा जा रहा था तो कैश में चला गया, बैंक में पैसा आ रहा था तो बैंक के कॉलम में लिखा और उसका नाम अपोजिट। इसी तरह Jan 15 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 5000। अब इसने क्या बोला, बैंक से पैसे निकाले, बैंक से पैसे निकाले। हमने यहां पे क्या लिखा, 15। सबसे पहले पैसे बैंक से निकाले, बैंक में अमाउंट डाल दो भाई, डाल दिया। और बैंक में था तो यहां पे क्या लिखना चाहिए अब हमें, सबसे आसान तरीका। ठीक है, जिसके अमाउंट है उसे के पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दो और इसके अपोजिट पार्टी का नाम लिख दो। यहां पे क्या लिखा मैंने, कैश कॉन्ट्रा। हमारे पास पैसा आ रहा था तो यहां पे कैश कितना आया, 5000, और अपोजिट में क्या लिखना हमने, बैंक। और क्या लिखा, कॉन्ट्रा। डेट आ गई सेम, राइट। अब मैंने यहां पे लिखा Jan 16 कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रुपीज 500। पर्सनल यूज क्या होती है भाई, ड्राइंग्स। तो कैश डिक्रीज कर रहा है तो यहां पे क्या आ गया, 500। और यहां पे क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स। और डेट कौन सी आ गई, 16। यहां पे सिर्फ सिंगल अकाउंट को अफेक्ट किया, किसको किया उसने, कैश को। अब यहां पे सुनो, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, Jan 17 यहां पे मैंने बोला कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्पस रुपीज 1000। तो पर्सनल पर्पस क्या होता है भाई, वो भी ड्राइंग। तो बोला क्या, बोला उसने, पैसे कहां से निकाले, बैंक से। तो पहले सबसे पहले बैंक से पैसा निकाल दो और यहां पे क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स, डेट। लेकिन कुछ बच्चे यहां पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहां पे तो कैश बोला था, लेकिन कैश के साथ उसने क्या बोला था, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मींस उसने खुद के लिए निकाले, दैट मींस यहां पे ड्राइंग्स आ गया। ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है 18 को कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज रुपीज 1000 फ्रॉम बैंक। कहता है कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज रुपीज 1000 फ्रॉम बैंक। पैसे कहां से निकाले भाई, बैंक से। सबसे पहले यहां पे आ गया बैंक में फिर से, लेकिन निकाले किसके लिए थे, ऑफिस यूज के लिए, मींस कैश आ रहा था। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। और ये क्या बन जाएगी हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री। और यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा, और कैश में कितना आ गया
1000। डेट कौन सी आ गई? 18। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री क्या थी? कैश विड्रॉन फॉर ऑफ यूज, मींस ऑफ यूज के लिए हमने पैसे निकाले। दैट मींस कि कैश में हमारे पास आ गए, बैंक से निकाल के लाए हैं, अभी हमने खर्च तो नहीं किए, तो हमारी कैश इंक्रीज कर जाएगी और बैंक क्या करेगा? हमारा डिक्रीज करेगा। अब हमने क्या करना है? इनका टोटल करना है। क्या करना है इसका? क्लियर? 10, 15, 16,000, 40, 44, 49, 51,000, 16,000 और 51,000। और यहां पे हमने लिखना है बाय बैलेंस कैरीड ऑन 1, 2, 3 और यहां पे आ गया 12,500, 3, 5, 8, 9, 10, 41,000। राइट? क्या किया? 16 में से 1000, 2000 और 500 ये माइनस किया तो बैलेंस बचा 12,500। इसी तरह 3, 5, 8, 9 और 1, 10, 51 में से 10,000 माइनस किया तो कितना आ गया? 41,000। और यहां पे आपने लिखना होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,500 और इसका आ गया 41,000। ये हमने एक प्रैक्टिकल भी कर लिया। ये हमने अब हमारा कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर बुक के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या होता है? जब मैंने कैश बुक के बारे में बात की थी तो कैश बुक में ट्रांजैक्शन कौन सी लिखनी है हमने? ओनली कैश एंड बैंक। जब हमने परचेज बुक की बात करनी थी तो परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेजेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? क्रेडिट की ट्रांजैक्शन। जब हमने सेल्स बुक बनाई तो ओनली सेल्स क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है। जब हमने परचेज रिटर्न बुक, मींस परचेज रिटर्न बुक का मीनिंग होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। जब हमने सामान वापस किया होगा तब हमने लिखना है। कौन सी लिखनी है हमने? परचेजेस रिटर्न की। ठीक है? और इसी तरह सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। तो इसमें हमने सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शन पास करनी है। और जर्नल प्रॉपर में अगर ये पांचों में एंट्री नहीं आती है तब बाकी जितनी बचेंगी वो सारी यहां पे डाल देंगे। बैलेंस एंट्रीज, बैलेंस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है? समझ आ गई? जैसे मैंने बोला अभी एक ट्रांजैक्शन ली थी, इफ राम सोल्ड गुड्स टू श्याम रुपीज 10,000 बाय कैश। तो मैंने पूछा कि यहां पे जो ट्रांजैक्शन है ये कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी? तो हमारी कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी? ये कैश बुक में। इसका आंसर क्या था? कैश बुक। तो इसी तरह क्वेश्चंस बनाने आपने और इसके आंसर देने हैं। ठीक है? याद रखना। नेक्स्ट कहता है रवि हैज परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गिरीश for rupees 10,000. It will be recorded in cash book, purchase book, journal book, both cash and journal book. तो क्या आंसर आएगा? अब यहां पे भी इसने सामान कैश पे खरीदा तो दैट मींस कि हमारा आंसर क्या आएगा? कैश बुक। यहां पे भी क्या आएगा हमारे पास? कैश बुक। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है? नंबर 3, मोहित पेड rupees 9,800 in settlement of his account of rupees 10,000. डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन। जो डिस्काउंट है वो कहां पे रिकॉर्ड करना है? तो डिस्काउंट के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया तो डिस्कस करने लगा हूं। डिस्काउंट जब हमने ये डिस्काउंट का कॉलम हो गया, ये कैश का हो गया और ये बैंक का। इसी तरह हमारे पास डेबिट साइड और ये हमारे पास क्रेडिट साइड।
इसने क्या बोला, मोहित पेड ₹9800 in settlement of his account or ₹10,000. Discount allowed will be recorded in cash book, both cash and journal book or petty cash book. तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, क्योंकि कैश बुक में कैश की ट्रांजेक्शन लिखते हैं, बैंक कॉलम में बैंक की। अब इसको डिस्काउंट मिलेगा तो यहां पे आता है जर्नल प्रॉपर बुक में, क्योंकि जब हमने डबल कॉलम कैश बुक बनाया था तब हमने डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाया, तो यहां पे क्या डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनाया तो दैट मींस की अमाउंट कहां चले जाएगी, जर्नल प्रॉपर बुक में। क्लियर, ये याद रखना आपने, ये भी एक हमारे पास सब्जेक्ट टाइप बनता है। नेक्स्ट कहता है डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक, जब हमने बैंक में जमा पैसे करवा दिए हमारे पास क्या आएगा, डेबिट ऑफ द बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ द कैश कॉलम। इसका मीनिंग हो गया कि बैंक में डेबिट आएगा और क्रेडिट में कैश आएगा। दूसरा डेबिट ऑफ द कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ द बैंक कॉलम। सेकंड आ गया कि जो डेबिट साइड है वो कैश का आएगा और क्रेडिट जो है वो बैंक का आएगा। तीसरा डेबिट ऑफ द कैश कॉलम एंड आल्सो क्रेडिट ऑफ द कैश कॉलम, डेबिट में भी कैश कॉलम और क्रेडिट में भी कैश कॉलम। फोर्थ डेबिट ऑफ द बैंक कॉलम और क्रेडिट ऑफ द बैंक कॉलम। तो क्या एंट्री बनेगी, डेबिट ऑफ द बैंक कॉलम, जहां इसके साथ मैंने बोला था क्रेडिट ऑफ द कैश कॉलम, ये आएगा, या दूसरा डेबिट ऑफ द कैश कॉलम और क्रेडिट ऑफ द बैंक कॉलम। और तीसरा मैंने बोला था डेबिट बैंक भी और डेबिट कैश भी। और इसी तरह क्रेडिट वाला, कैश वाला और बैंक वाला। इसमें पहली एंट्री आती है जब हमने कैश कहां जमा करवाया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मीनिंग हो गया कि कैश क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करेगी तो कहां जाएगी, और बैंक में पैसे आए, बैंक क्या हो गया, तो यहां पे आएगा डेबिट, मींस बैंक कॉलम डेबिट होगा और कैश कॉलम, ये आंसर है इसका, मींस फर्स्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री विथड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज रिकॉर्डेड इन। अब उसने बोला विथड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, अगर हमने बैंक से पैसे निकाले तो इसका मीनिंग हो गया जो कैश इंक्रीज करेगी और बैंक क्या करेगी, दैट मींस ये क्या हो गया क्रेडिट और ये क्या हो गया हमारे पास। इसका आंसर सीधे ही लगा देना आपने, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अपना आंसर देखना है कि भाई कैश इंक्रीज कर रही है जब बैंक इंक्रीज कर रहा है। ये काउंटर एंट्री वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी में, इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास when a firm maintain 2 column of cash book, it does not maintain purchase book, sales book, journal proper, bank and cash account in the ledger। means जब फर्म क्या बना रही है, फिर से सुन लो, मेंटेन 2 column कैश बुक, तो मैंने क्या सिखाया था कि वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट सेपरेट लेजर में नहीं बनाते, यही बोला था मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसका आंसर क्या आएगा, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट नॉट मेंटेन इन ए सेपरेट लेजर, राइट। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कहता है कौन सी चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे क्रेडिट सेल्स, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, ओपनिंग कैश बैलेंस। कौन सी चीज रिकॉर्ड करेंगे भाई, क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम यहां पे रिकॉर्ड नहीं करते। फिर इसने बोला कॉन्ट्रा एंट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक आर पोस्टेड टू, अगर एक एंट्री डेबिट साइड आएगी तो दूसरी एंट्री कहां आती है, वेरी गुड। अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बोथ बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर, कि दोनों चीजें हैं, एक जर्नल भी और लेजर भी।
इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है। ठीक है, ये कहते हैं कैश बुक, परचेज बुक, जर्नल जर्नल और सेल्स जर्नल। क्या बोला उसने? कैश बुक, परचेज जर्नल, जर्नल और सेल्स जर्नल। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप याद रखना, जो कैश बुक है ये हमारे पास जर्नल भी है और ये हमारे पास लेजर भी है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इट इज ए प्रिंसिपल बुक एज वेल एज ए, तो देयरफॉर कैश बुक इज ए जर्नल एज वेल एज ए, बनाया था ना मैंने, हमने पहले इसका बोथ जब आंसर दिया था, तो ये आंसर आ गया इसका। अब एक नया क्वेश्चन, अब कैश बुक में एक और पार्ट है, कैश बुक में एक और पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पैटी कैश बुक। ये मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि इसका एक अलग ही कंसेप्ट है। पैटी कैश बुक कौन बनाता है, सबसे पहले ये जानना है, ये जूनियर अकाउंटेंट बोल सकते हैं। कौन बनाता है? जूनियर अकाउंटेंट। ये क्यों बनाया जाता है, इसका भी रीजन है। कैश बुक में क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल स्मॉल होती हैं, तो उसके लिए जो अकाउंटेंट होता है वो कहता है कि यार ये बार बार हमारे पास आ रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैंने ये बाकी काम करने हैं, ये छोटे मोटे काम के लिए मेरे से पास बार बार पैसे लेने आते हैं। जैसे चाय भी नहीं भाई, 5 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 20 रुपए, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, प्रॉब्लम फेस करेगा, यार ये छोटी छोटी ट्रांजेक्शन मैं कहां रिकॉर्ड करूंगा, इसको भी मेंटेन करना है। वो क्या करता है, एक अपने असिस्टेंट तैयार करता है और इसको कुछ पैसे दे देता है, जस्ट लाइक 1000, 5000 और 4000। ये कहता है इसको भाई ये पैसे हैं, अब कोई भी आदमी कोई भी छोटे मोटा खर्चे के लिए आएगा तो वो आपसे पैसे लेगा, ना कि मेरे पास मांगने आएगा। अब आपने ये छोटे मोटे खर्चे को स्टैंड करना है। जो पैटी कैश बुक होती है ये दो तरह की होती है, एक एनालिटिकल और एक नॉन एनालिटिकल। इसका मीनिंग हो गया, इसमें हमने एनालाइज करके देना है एवरीथिंग, कि भाई पैसे कहां पे खर्च किए, टी के कितने पैसे खर्च किए, कैरेज के कितने पैसे खर्च किए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के कितने किए, रिपेयर्स के कितने किए, पोस्टेज के कितने किए, टेलीग्राम के कितने किए, स्टेशनरी के कितने किए। इसमें हमने अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने, जबकि नॉन एनालिटिकल में एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट, पैसा आया कितना और पैसा गया कितना, जबकि इसके अलग अलग कॉलम बनते हैं। क्या बनते हैं इसके? अलग अलग कॉलम। कैसे बनेंगे? जैसे यहां पे इसका एक फॉर्मेट बना के देता हूं, यहां पे टोटल अमाउंट, रिसीप्ट, डेट, यहां पे आ गया पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट पेड, और यहां पे कॉलम कौन कौन सा आ गया, जैसे कैरेज, रिपेयर्स, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सैंड्री एक्सपेंसेस और अदर्स। ये सारे कॉलम बना दिए। यहां पे जब हम पैसों की बात करते हैं तो कैश बुक में एक हम बनाते हैं इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम क्या होता है? जैसे मैंने अकाउंटेंट को बोला था, अभी ये अकाउंटेंट क्या कह रहा है, 5000 रुपए देना है। अगर जो जूनियर अकाउंटेंट है वो
4,000 रुपया खर्च कर देता है, उसने कितने पैसे खर्च किए और उसके पास बैलेंस कितना बचा भाई 1000। जो अकाउंटेंट होगा वो उसको 4,000 और देगा और इसके 5,000 पूरे कर देगा। दैट इज नोन एज इंटरेस्ट सिस्टम। भाई जितने पैसे खर्च कर रहे हो उतने पैसे और ले लो, अपना अकाउंट मेंटेन करके रखना आपने। अगर आपको 5,000 बनाने हैं तो 5,000 का आपका इंटरेस्ट बना के रखा है कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए शुरू में 5।